अस्सलामु अलैकुम। नजमा का पूरा वजूद लर्स रहा था। कपड़े पानी से तरबतर थे। कपड़े चेंज करो फौरन। इसकी जानिब टॉवल फेंकते हुए मुहीब गुस्से से चिंगारा। वो लड़की मुर्दा सी हालत में पड़ी रही। वो नहीं जानती थी कि इसकी ये हालत देखकर मुकाबिल दिल की गहराइयों तरफ उठा था। तो तुमने मरने की ठान ली है, मगर बताओगी मेरी बच्ची का इन सब में क्या कसूर है? क्यों इसे बिन मां का करने पर तुली हुई हो? वो वसीली आवाज में इस्तफसार कर रहा था। नज इसकी सियाह आंखों से अपने बेटे का सुन आंसू बहने लगे। इसे ये सच मार रहा था कि जरून आज भी इसी का मुंतजिर बैठा हुआ है। मुहीब इस पे जान पड़ी मूरत को अपने बाजू की ताकत से उठाकर बिठाते हुए इसके दोनों बाजू को झंझोड़ते हुए बोला, नज होश में आओ। मुकाबिल की हालत बता रही थी कि वो अब जीना नहीं चाहती। मुहीब प्लीज मुझे मार दो मुझे, मैं थक गई हूं, मैं और जीना नहीं चाहती। वो हार मानने वाले लहजे में रोते हुए बोली। इसकी नजरें झुकी हुई थी। अगर वो मुकाबिल की निगाहों में देख रही होती तो यकीनन ये बोलने की हिम्मत न कर पाती, मगर वो नहीं जानती थी वो खुद बाद में मरती रूबरू बैठे इस वजीहा मर्द को वो 1000 मोते मार चुकी थी सिर्फ इन चंद जुमलों से। कहते हैं ना, किसी को मारने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि तलवार इस्तेमाल की जाए। बाज औकात जुबान तलवार से ज्यादा गहरे जख्म दे जाती है, ऐसे जख्म जो फिर मरहमों से भी नहीं बढ़ते। तुम्हें मार दूं? कहते हुए वो उदासी से मुस्कुरा दिया। फिर बेयकीनी सी कैफियत में इस जालिम हसीना के बाजू छोड़ दिए। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानित लाल थी, चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था। इधर देखो। वो इसकी ठोड़ी को अपने हाथों से पकड़कर इसका झुका सर उठाते हुए अपनी अंगारों बड़ी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, इधर देखो नज, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें नहीं जीना मेरे साथ। कहो कि हमारा रिश्ता तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत का हामिल नहीं है। वो अपने दोनों हाथों का प्याला इसके हसीन चेहरे पर बनाकर जबरदस्ती अपनी मोहब्बत से लबरेज आंखों में झांकने पर मजबूर करके इससे सवाल का जवाब मांग रहा था। सवाल ऐसे ही नहीं किए थे, सवाल किए ही इसलिए थे क्योंकि जवाब पड़ रखा था कई बार मुकाबिल हसीना की आंखों में। वो लड़की नजरें मिलाने की ताब नहीं रखती थी। कैसे कह दे कि साथ नहीं चाहिए। अब तो हालत ये थी कि इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शायद इसलिए तो खुद से भी नफरत हो रही थी। कैसे उस सालिम से दिल लगा बैठी जिसने ज़ारून को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो अपाहज हो गया था। नजमा ने अपने अंदाजे के मुताबिक खुद ही ये बात अखज़ कर ली थी कि ज़रून पर हमला मुहीब ने करवाया है, क्योंकि इस जालिम के अलावा और कौन हो सकता है जिसका ज़रून की मौत में फायदा था। तुम एक जलाद हो मुहीब अजलाल मलक, तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो नफरत बड़े लहजे में मुकाबिल की समंदर जैसी गहरी नीली आंखों में झांकते हुए बोली थी। इसका जवाब दिल को नश्तर की तरह चुभा। ठीक है, तो आज फैसला कर ही लो। मैं अपनी औलाद को एक टॉक्सिक फैमिली नहीं देना चाहता, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज की लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर अलहदगी है। वो इतने सख्त जुमले अदा कर देगा, ये कहां सोचा था इस लड़की ने। मुकाबिल इसे छोड़कर बेड से उतरकर खड़ा होते हुए नहायत गंभीर लहजे में कहकर पास रखी टॉवल इसके गीले वजूद पर बांध के लड़ाई झगड़े से बेहतर अलहदगी का कहकर इसे सोचने के लिए तन्हा छोड़कर चला गया था। वो पत्थर की मानिद बुत बने इसे जाता देखने लगी थी। आंखों से आंसू जर्जर मोतियों की तरह बहने लगे थे। ये पहली बार था जो इस सितमगर ने अलहदगी की बात की। वो कैसे पारा न होती, कैसे न बिखरती। मैम, शहजीन बहुत रो रहा है। सर ने कहा है कि इसे फीड करवा दे, मगर पहले ये गरम कॉफी और अंडे खा लें ताकि
आपको गरमाई पहुंचे, वरना छोटे बेबी को भी ठंड लग सकती है। वो बैठकर रो रही थी कि एक मुलाजमा आकर इसके आगे ट्रे से जाते हुए नहायत शाइस्ता और मुहज्जिब अंदाज में बोली, दुनिया का हर रिश्ता एक तरफ और शहजीन का एक तरफ। तुम शहजीन को लाकर दो जल्दी से। अपने बेटे की भूख का सुनकर वो सब कुछ भूल गई थी। तेजी से बोली, नहीं, मास्टर ने कहा है कि पहले आप ये गर्म चीजें खाएं। मुलाजमा अपनी बात पर कायम रही। मैंने कहा मेरा बेटा लाकर दो। इस बार वो बुलंद आवाज से गुस्से से हुक्म सादिर करने लगी थी। मैम, मेरा काम है मास्टर का आर्डर मानना। आप प्लीज पहले ये गरम। अभी वो बोल ही रही थी समझाने वाले अंदाज में कि नजमा तेजी से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोलने ही लगी थी कि अचानक न जाने कहां से वो सितमगर दरवाजे और इसके दरमियान में आकर इसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो गुस्से से मुकाबिल की नीली आंखों में झांकते हुए बोली, पहले कपड़े चेंज करो, कुछ गर्म चीजें खाओ, फिर शहजीन के पास जाना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवकूफियों का खमियाजा मेरा बेटा अदा करे। वो सख्त लहजे में गोया हुआ, और कितने जुल्म ढाओगे मुझ पर, थक गई हूं मैं। नजर नहीं आता तुम्हें? मेरा बच्चा अंदर भूखा है, मुझे अंदर जाने दो। वो पागलों की तरह चीखते हुए बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इसके भूखे होने से? अभी कुछ वक्त कबल क्या वो तुम नहीं थी जो किसी गैर के लिए मौत की तालिब बनी हुई थी? वो चोट करने वाले अंदाज में एक आईब्रो उचकाकर इस्तफसार करने लगा। हाँ हाँ, मांग रही थी मौत, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार दिया है अनाइजा आंटी। कि कितने एहसानात थे मुझ पर, और तुमने इनके बेटे को जान से मरवाने की कोशिश की। तुम। वो अभी अपनी शहादत की उंगली उठाकर इसकी जानिब करते हुए बिफर कर बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेजी से बात काटते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम बगैर किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने जरून पर हमला करवाया? वो अपनी शार्प निगाहें इसके चेहरे पर टकाए, आंखों में आंखें डाले, बड़म से पूछने लगा, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है इतनी गिरी हुई हरकतें करने वाला? वो दो टुक अंदाज में बिफर कर पुरइत्मादी से गोया हुई। हाँ, मेरे पास और तो कोई काम है नहीं दुनिया में सिवाय इसके कि मैडम नजमा के आशिकों को मारता फिरूं, वो भी अपनी बीवी बनाने के बाद। अकल की अंधी औरत, अगर मैंने जरूर को मरवाना होता तो आज तुम्हें इसके अपाहज होने की नहीं, दुनिया फानी से कूच कर जाने की इत्तला मिलती। वो खासा बेनियाजी से तंजिया लहजे में जवाबदा हुआ। आखिरी जुमला इसने नहायत अकर कर बड़े बड़म से अदा किया था, और प्लीज थोड़ी ये अकल यूज कर लो, पड़े दिमाग में सर जाएगी वरना। वो इसके सर पर हल्के से डप मारते हुए मुंह बसूर कर कहता हुआ जाने लगा, मैं कैसे मान लूं तुमने नहीं किया? इसे जाता देखकर वो पीछे से रोहानसा लहजे में पूछने लगी थी। इसका सवाल अलामत था इस बात की कि दिल इस सितमगर की बात पर राजी है। ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार है कि इसने जरून पर हमला नहीं करवाया, मगर दिमाग वो दलील मांग रहा है। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया जो तुम्हारे फरार होने से डरता। मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, अपनी इज्जत। मुझे भला क्या जरूरत जरून पर हमला करवाने की? मुझे अपनी बीवी पर पहले दिन से एतबार था। इसने पलटकर बड़े गंभीर लहजे में खासा मुख्तसिर जवाब अदा किया, मगर वो मुख्तसिर सा जवाब भी मुकाबिल को लाजवाब कर देने के लिए काफी था। नजमा को फौरन ही याद आया कि हाँ, मुकाबिल ने कभी इसका सेल नहीं छीना, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं छुपाए, इसे कभी किसी से बात करने से नहीं रोका। अनाइजा बेगम से इसने खुद दूरी बढ़ाई थी, वरना शायद इसे जरून के साथ हुए हादसे की पहले ही खबर हो जाती। इस सितमगर का कहा आखिरी जुमला तो दिल के दरो दीवार खिला गया था, जैसे ठा करके लगा था। इसकी आंखों में आंसू झलक आए। मुहिब अजलाल मलक जायदाद के लिए कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता था जिसका करैक्टर लूज हो, जिसे घर पर छोड़कर जाते वक्त मैं डरूं कि कहीं वो मेरे पीछे से मेरी इज्जत को तार तार न कर दे, मेरी अमानत में खयानत न कर दे। माना शदीद नफरत थी तुमसे उस वक्त, मगर तुम्हारी पाकीज़गी पर तब भी जरा बराबर शक न था मुझे। यकीन था चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना बांधूं तुम्हें अपने निकाह में, मगर मेरी अमानत में
कभी खयानत नहीं करोगी तुम। इतने भरोसे के बाद तुम खुद बताओ, मैं जरून पर हमला क्यों करवाता? हमला तो वो करवाए जिसे डर लाहक हो। वो संजीदगी से कहने के बाद मुकाबिल हसीना को शर्मिंदा छोड़कर चला गया। बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी मुकाबिल की। अगर जरून नकाह से पहले पहुंच भी जाता तो भी मुहिब अजलाल मलक इतनी ताकत और असर और रसूख वाला था कि इसके सामने नकाह कर लेता और वो कुछ भी ना कर पाता। आप कौन? दरवाजा खोला तो सामने एक वकील के लबादे में मलबूस शख्स खड़ा नजर आया। अंदर आ जाइए, अभी वो जवाब देते इससे कबल ही पीछे से मुहिब अजलाल मलक की आवाज आई। मुहिब ने अपने साथ कमरे में ले गया था। वकील को देखकर नजमा की रूह फना होने लगी थी। रात को हुई लड़ाई के बाद सुबह ही वकील का दरवाजे पर आ जाना इसे खौफजदा कर रहा था। क्या मुहिब अजलाल मलक मुझे तलाक देने वाला है? वो जानती है किस कदर शर्मिंदा थी वो। दरवाजे पर खड़ी न जाने कितनी ही देर रोती रही। मैम प्लीज कपड़े चेंज कर ले और ये कॉफी और गर्म चीजें खा लें, इससे आपको गर्मी पहुंचेगी वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। मुलाजमा फिर एक बार आकर इसे समझाने वाले अंदाज में बोली। साथ साथ इसी के सामने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से अंदर गई। ये देख आंखों को सुकून मैसर आया कि वो शहजादा वाकई आराम से सो रहा है। माजी, मेरा बेटा अंदर भूखा रो रहा है, तुम्हें लगता है मेरे गले से कुछ उतरेगा? वो हांसा लहजे में एहतजाजन बोली। सॉरी, मैंने झूठ कहा था, बेबी तो सो चुका है। वो नजरें झुकाई नदामत से गोया हुई और साथ साथ इसी के सामने कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर आंखों को सुकून मैसर आया कि शहजीन वाकई आराम से सो रहा है। उसे अपने सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर बगैर किसी मजम्मत के काफी मुंह से लगा ली। पूरी रात मुहीब कमरे में न आया, जिसके सबब एहसास, शर्मिंदगी और नदामत मजीद बढ़ा। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वो मुहीब को ढूंढने निकली ही थी कि अचानक दरवाजा खोलते ही एक वकील के लबादे में मलबूस शख्स खड़ा नजर आया। आप कौन? अंदर आ जाइए, अभी वो जवाब देते इससे कबल ही पीछे से मुहीब की आवाज आई। मुहीब इन्हें अपने साथ कमरे में ले गया था। वकील को देखकर नजमा की रूह फना होने लगी थी। रात को हुई लड़ाई के बाद सुबह ही वकील का दरवाजे पर आ जाना इसे खौफजदा कर रहा था। क्या मुहीब अजलाल मलक मुझे वाकई तलाक देने वाला है? क्या वो वाकई मुझसे अलहदगी का फैसला कर चुका है? जान क्यों करना निकलती? आखिर वो सितमगर जान से ज्यादा अजीज था। अपने हाथ पांव से जान निकलती महसूस हुई। अगर पास रखी चेयर को न थामती तो यकीनन जमीन पर गिर जाती। हमेशा से वो इस रिश्ते को तोड़ने का कहती और मुकाबिल इस टूटे फूटे रिश्ते को नबाता। कभी सितमगर ने न कहा कि वो छोड़ देगा, मगर कल कहा। यही वजह थी कि हर गुजरते लम्हे के साथ साथ जवां जान हवा होती हुई महसूस हो रही थी। एक बार फिर सोच लें, कहीं बाद में शदीद पछतावा न हो आपको अपने इस फैसले पर। थोड़ी देर तक तो सुनसी कैफियत में खड़ी सोचती रही कि क्या करना है, कैसे रोके उसे, कि क्या करे। मगर फिर ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि वो खड़ी सोचती रह जाए और वक्त हाथ से निकल जाए। बस इस ख्याल का आना था कि वो दीवानों की तरह भागती उसके कमरे का दरवाजा खोलकर बेदरक दाखिल हुई। तब वकील और मुहीब को आमने सामने सोफे पर बैठा देखा। वकील का अदा किया जुमला इसके कान खड़े कर गया था। मुझे दो। सोचा भी कैसे तुमने? कौन से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती? वो ये कहती हुई मुहीब के सामने टेबल पर रखे पेपर्स पर चिपटी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो पेपर्स की टुकड़ी टुकड़ी बखेर चुकी थी। साथ साथ जो जुमले उस नदान लड़की ने अदा किए वो इस खूबड़ू नौजवान को सामने बैठे वकील के सामने शर्मिंदा कर गए थे। नज उसे गुराते हुए खामोश रहने का इशारा करने लगा। मुझे लगा था कि तुम गुस्सा हो सिर्फ इसलिए अलहदगी की बात की। वो रखानसा लहजे में इससे बिल्कुल लग कर बैठ गई। इसके मजबूत हाथ को अपने नरम हाथों में थाम कर मुकाबिल की नीली समंदर जैसी हसीन आंखों में झांकते हुए बोली, नज तुम अभी बाहर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। वो इसे गुरी से नवाजते हुए बोला, नहीं नहीं फिर तो बहुत देर हो जाएगी। मुहीब आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं,
मगर मैं वो अभी बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेजी से बात करते हुए बोला, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, अभी बाहर जाओ। पहले तो 440 वोट का जबरदस्त झटका लगा। इस हसीन दिलरुबा के मुंह से अचानक इजहार मोहब्बत सुनकर, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी हैरत और मसरत को कंट्रोल कर अपनी आईब्रो को हल्का सा खुजाते हुए सामने बैठे वकील की जानिब देखने लगा। वो बेचारा वकील भी इसे कंफ्यूज निगाहों से तक रहा था, जिस पर वो खूबरू नौजवान खासा अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार हुआ था। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारी मोहब्बत शुरू से ही पलवशा है, मगर मैं ये हकीकत जानने के बावजूद भी खुद को रोक नहीं पाती तुमसे प्यार करने से। अब तो सियाह नशीली आंखों में मोटे मोटे आंसू भी झलकने लगे थे। नज ये प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। इस लड़की की हालत, जहां दिल को तरस आ रहा था वहीं लबना चाहते हुए भी एक दिल फरेब मुस्कान से जा बैठे थे। वो खासा जताते हुए इत्तला देने लगा। ओके सर, मैं चलता हूँ। मुहिब ने आंखों के इशारे से वकील को जाने का कहा, जिस पर वो तेजी से अपनी फाइल समेटता हुआ बमुश्किल अपनी हंसी होंठों में दबाए खड़ा हुआ और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। प्रॉपर्टी के पेपर्स? वो उलझकर मुहिब इजलाल की जानिब देखने लगी। इसने तो तलाकनामा समझकर इन पेपर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जी, वो सर को हार मानने वाले अंदाज में झटकते हुए बोला। इसकी बात सुनते ही वो शर्म से खुद को पानी पानी होता महसूस कर रही थी। वो मैं समझी। वो नजरें झुकाए शर्मगी से लचकदार अंदाज में आधा जुमला बोलकर खामोश हुई। साथ साथ थामा हुआ मुकाबिल का मजबूत हाथ भी छोड़ दिया। जिस्म से रूह को जुदा नहीं किया जाता। वो इसके शर्मगी से होते गुलाबी गालों को देखकर अनाबी होंठों के किनारों पर हल्की सी तबस्सुम सजाई। गहरी गहरी बोलती नजरों से उसके वजूद को तकते हुए बड़े गंभीर लहजे में गोया हुआ, अगर जुदा नहीं किया जाता तो उसके हिस्से भी नहीं किए जाते। खासा रंजीदा लहजे में कहकर उठ खड़ी हुई। वो पलटकर जाने ही लगी थी। तुमसे किसने कहा कि हिस्से हुए हैं? मुकाबिल का नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब मुड़कर देखने पर मजबूर करते हुए बोला। वो सवालिया नजरों से तकते हुए पूछने लगा, तुम्हारा किया गया मीडिया पर ऐलान अपने कानों से सुना है मैंने। मोर खान सा लहजे में इसकी नीली नीली समंदर जैसी गहरी आंखों में झांकते हुए जवाबदा हुई। इसकी सुर्ख स्याह नशीली आंखें इसके गम का पता दे रही थी। और मैं कहूं, वो ऐलान खास तुम्हें सुनाने के लिए किया था मैंने। तो वो स्मार्ट सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बोला, ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं कब से मुहिब इजलाल मलिक के लिए इतनी खास हुई। इसके लिए तो ये तस्वर भी महाल के मुतरादिफ था कि मुहिब इजलाल मलिक ने सिर्फ और सिर्फ इसे डराने के लिए वो ऐलान करवाया ताकि वो शादी रोकने ही सही खुद चलकर उसके पास आए। जब से उसके निकाह में आई वो इसके रूबरू खड़ा होकर इसकी स्याह नशीली आंखों में झांकते हुए सादा मगर साफ अल्फाज में गोया हुआ, तुमने पलवशा से शादी नहीं की? इसकी आंखों और लहजे से झलकती हैरत मुकाबिल महसूस कर रहा था। वो दोबारा तस्दीक करने के लिए पूछ रही थी। नहीं, इसका जवाब कानों को सुकून देता मालूम हुआ, मगर वो कुछ बोलते बोलते रुकी। मगर रूबरू खड़ा वो खूबरू नौजवान इसकी अनकही बात समझ गया था। बहुत सारे सवालात उभरे थे यकदम जहन में, मगर वो हिम्मत न कर सकी मुकाबिल से इस्तफसार करने की। वैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम कुछ बोल रही थी। अपने दोनों बाहें इस हसीन दिलरुबा के कांधे पर डालते हुए बड़ी फुर्सत से मौजू तब्दील किया। मुकाबिल की आंखों में मचलती शोही वो कैसे नजरअंदाज कर देती। मैं क्या? कुछ भी तो नहीं। इससे तुम घर की नजदीकी जान को हवा करती मालूम हुई। फौरन ही सटपटाकर नजरें चुराते हुए अनजान बनने की अदाकारी करते हुए जवाब दिया। इस कातिल हसीना की ये शर्मीली अदा भी मुकाबिल के दिल को बड़ी बली लग रही थी। कब सोचा था अपनी जंगली शेरनी को भी शर्माते देखेगा। मैं क्या कह रही थी वो छोड़ो, पहले ये बताओ इतने वक्त से खामोश क्यों थे? बताया क्यों नहीं कि नहीं की दूसरी शादी? नहीं दी मेरी जगह किसी को। पता है मुझे ये सोचकर भी रोना आ जाता था कि वो हमारे कमरे में तुम्हारे साथ रहती होगी। हमारा बेड, हमारा सोफा, हमारी अलमारी, हर चीज वो यूज करती होगी। मैं अक्सर जब सोने लेटने लगती तो खुद ही ख्याल
आ जाता। क्या तुम इसके सर के नीचे भी अपना बाजू तकिए की तरह लगाते होगे? क्या क्या तुम इसे भी अपने हसार में जकड़ कर सोते होगे? क्या वो भी तुम्हारे साथ रोमांटिक फिल्म देखने में डरती होगी? बोलते बोलते वो रोने लगी थी, मगर आखिरी जुमला इसने मज़ाह का खेज अंदाज में रोते हुए अदा किया था। इस नाजुक सिफ्त लड़की की बातें बता रही थी कि हर हर लम्हा इसने बड़ी शिद्दत से याद किया है इसे। इसके बेतरतीब जुमले बता रहे थे, बहुत तड़पी है वो। इसकी आंखों से झलकते आंसू गवाह थे कि बड़ा दिल जलाया है अपना उस सितमगर के लिए। मुहिब उसकी हसरत बड़ी बातें दिल के कानों से खरा सुन रहा था। क्या वो भी तुम्हारे कपड़े पहन लेती होगी? क्या तुम इसकी प्लेट भी अपनी प्लेट से पहले बढ़ते होगे? क्या तुम इसके लिए भी कार का डोर ओपन करने के बाद अपने हाथ का कवर करते होगे ताकि इसके लगे ना? क्या तुम इससे भी कहते होगे कि फिर देख रही हो? आंखों से मोटे मोटे आंसू मसलसल बहते चले जा रहे थे। आखिरी जुमला अदा करते ही वो अपने चांद से चेहरे को दोनों हाथों से छुपाते हुए मजीद फूट फूट कर रोने लगी थी। एक दो बार सोचा था तुम्हें बता दूं, मगर फिर तुम हारा। जलना याद आ जाता जो दिल पर मरहम का काम करता और दिल बेईमान हो जाता। सोचता कुछ देर और ये तड़प और जलन देखने में कोई बुराई तो नहीं, बस इसलिए नहीं बताया। नहायत मोहब्बत से इसके हाथों को चेहरे से हटाकर अपनी उंगली की पूरों से उस के आंसू साफ करते हुए कहा। उसके लहजे से मसरत के जाम बच रहे थे। वो क्योंकर खुश ना होता। आज पहली बार उस लड़की ने घर या कमरे को अपना नहीं कहा था, बल्कि उसकी जात को कहा था। हर चीज जो उससे मुत्तसिल थी इसके लिए अपनी तड़प और मोहब्बत का इजहार किया था। मुझे आदत है सताइशी निगाहों की। मुझे किसी के देखने या घूरने से फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें शायद इल्म नहीं। मेरी जान, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत और सहर अंगेज हैं। जब तुम इनसे मुझे देखती हो ना, तो मैं अपने दिल को इस सहर में जकड़ता हुआ महसूस करता हूँ। तभी मैं तुम्हें टोक देता हूँ कि इन सिया नशीली आंखों के फंदे न डालो। ये सहर अंगेजी, ये जानलेवा अदा तुम्हारी नजरों के सिवा कहीं नहीं। इसके जुमले थे या कोई जादू था? इसकी नीली समंदर जैसी हसीन और गहरी आंखों में मोह कर वो रह गई थी। इस सितमगर का मोहब्बत से चूर चूर लहजा इसे अपनी जानिब खींच रहा था। वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर इसकी आंखों से झलकते मोहब्बत के जाम से सरशार हो रही थी। आई लव यू नज, इसके लबों को नरमी से चूमते हुए वो नहायत मोहब्बत से बोला। क्या? मुकाबिल हसीना के गाल बिल्कुल सुर्ख पड़ चुके थे मारे हिया के। वो जवाब का मुंतजिर खड़ा था, ये जानने के बावजूद भी अनजान बनते हुए इस्तफसार किया। आई लव यू इस बार पेशानी को चूमते हुए मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स। वो शर्मगी से नजरें झुकाए अस्बात में सर हिलाते हुए बोली। ये तो जवाब मोहब्बत न था, मगर मुकाबिल नजमा थी इसकी दुश्मनी चां। इसका तो शुक्रिया अदा करना भी किसी नेमत से कम न लगा। वो यही सोचकर मुस्कुरा दिया कि चलो माना तो सही कि मोहब्बत है। माय प्लेयर बड़ी मसरत से कहते हुए इसे अपने हसान में जकड़ लिया। वो शादी की तकरीब में मुहिब अजलाल मलिक के साथ पहुंची। न सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि सियासतदान, मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस और दीगर शुबों से ताल्लुक रखने वाले बड़ी शख्सियात भी इस तकरीब में शरीक थी। तुम? वो ड्रिंक का ग्लास उठा ही रही थी कि अचानक इसके हाथ से किसी ने ड्रिंक का ग्लास छीनने वाले अंदाज में पीछे से लिया, जिस पर वो जुज़्बस होकर मुड़ी, मगर गुस्सा अगले ही लम्हे हैरत में तब्दील हो गया। क्यों? मैं नहीं आ सकता? वो मुस्कुराते हुए एक आईब्रो उचकाकर इस्तफसार करने लगा। मैं रफा के साथ आई हूँ, एक्सक्यूज मी। जरा उनका दोस्ताना लहजा इसे चुपता हुआ मालूम हुआ। वो कैसे इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नॉर्मल बिहेव कर सकता था। वो खासा नरूठेपन से इतला देकर अभी एक कदम ही चली थी कि इसकी निकाह सामने एक हसीनो वजीहा मर्द के साथ खड़ी लड़की पर पड़ी। वो नजमा थी। पहली ही निगाह में पहचान लिया था इसने। वो भूल ही नहीं सकती थी इस चेहरे को, जिसने हमेशा के लिए इसके महबूब के दिलो दिमाग में कब्जा कर रखा था। नजमा बेसाख्ता ही मुंह से निकला। ये नाम कानों की समाज से टकराते ही मानो वो पत्थर का बन गया। लगा कि अगर देख लिया उससे तो जिस्म से जान निकल जाएगी। वो वही थी जिसे देखे बगैर चैन नहीं आया करता था। कैसे किस्मत ने इसे इतना दूर कर दिया था
कि इस दिलरुबा को देखे। आज सालों गुजर चुके थे। वो डर रहा था मुड़ने में कि कहीं मुड़े और इसे ना पाए तो, मगर अपने वजूद में हिम्मत जमा कर वो मुड़ा। वो बिल्कुल सामने ही खड़ी थी, सफेद साड़ी में मलबूस। सामने खड़ी वो हसीन लड़की इसके दिलो दिमाग को चंद लम्हों के लिए मफलूज कर गई थी। आंखों से आंसू झलकने के लिए जैसे बेताब हुए मुहीब इस्लाल मलिक अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बातें करने में मशगूल था। वो थक चुकी थी। अपने हसीन लबों पर मसनूई मुस्कान सजाए अभी बोर होकर सामने की जानिब नजर उठाई ही थी कि लगा सांसें रुकी। वो ज़रून को खुद से कुछ फासले पर खड़ा देख सांस लेना तक भूल गई। आंखों से आंसू असखुद बहने लगे। आंसुओं में भी फर्क हुआ करता है, मगर इन दोनों की आंखों से बहने वाले आंसुओं में कोई फर्क न था। इनमें बला की हसरत और शर्मिंदगी और गम था। वो दोनों ही शर्मिंदा थे एक दूसरे से। वो लम्हा दोनों को शिद्दत से याद आया जब एयरपोर्ट पर अलविदा किया था। वो हाथों का जुदा होना, वो आंखों का मोहब्बत से सरशार होना, वो फिर मिलने की तरफ। इन दोनों को एक दूसरे को तकता हुआ देख वो सुनहरी गुड़िया न चाहते हुए भी रो दी। ज़रून को आखिरकार नजमा मिल गई थी। अब कौन सी उम्मीद बाकी बची थी जिसके सहारे वो वहां खड़ी हो। वो रोते हुए बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से ज़रून को देखकर वहां से चल दी। एक बात शायद इस सुनहरी गुड़िया ने महसूस नहीं की। ज़रून की आंखें गम और दुख से जरूर नम थी, मगर इनमें अब मोहब्बत कहीं न थी। इसने एक कदम तक नहीं बढ़ाया नजमा की जानिब। मिलकर आ जाओ। ऐसा नहीं था कि वो अनजान हो कि इसकी बीवी की निगाहें इस लम्हे कहाँ टिकी हैं। कान के पास मुंह लाकर सरगोशी वाले अंदाज में बड़ी संजीदगी से कहा। नजमा खासा खैरत से इसका हसीन चेहरा देखने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि वह ज़रून से मिलने की इजाजत दे रहा है, मगर वो नादान लड़की नहीं जानती थी दिल पर मनो पत्थर रखकर इसे ज़रून से मिलने की इजाजत दी थी। वजह सिर्फ एक थी कि फिर न रोए कभी उसके लिए। सॉरी, मुहीब का गुमान था कि वो इजाजत देगा तो वो तेजी से उसे छोड़कर ज़रून के पास चली जाएगी, मगर हैरत की इंतहा न रही ये देखकर कि बजाय जाने के वो हाथ मजबूती से थाम कर मजीद उससे लगकर खड़ी हो गई। उसका ये अमल काफी था ज़रून को बताने के लिए कि अब वो आगे बढ़ चुकी है। इसका जीवन साथी, शरीके हयात, इसकी सांसों में बसने वाला अब सिर्फ और सिर्फ मुहीब इस्लाल मलिक है। मुहीब इस्लाल मलिक इसे हैरत से देख रहा था, जबकि वो बगैर आवाज के लबों को जंबिश देकर ज़रून से माफी तलब कर रही थी। फिर आंखों से आंसू साफ कर मुस्कुराते हुए मुहीब इस्लाल मलिक की जानिब ऐसे मुड़ी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस लम्हे ज़रून को एहसास हुआ इसके जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। इसने अपने दिल में कोई दुख ना पाया, ना ही इसे हैरत हुई नजमा को मुहीब इस्लाल मलिक के साथ देखकर, क्योंकि इसे याद था कि इसने बताया था अनाइजा बेगम को कि मुहीब इस्लाल मलिक से वो शादी कर चुकी है। उस वक्त दिल ये सदमा सहने के लिए बिल्कुल तैयार न था, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। अब तो दिल पहले ही भाग रहा था, राह फरार चाहता था इस तरह इश्क से, क्योंकि दिल में वो सुनहरी गुड़िया जो जगह बना चुकी थी। वो हंसा शर्मिंदगी से नफी में सर को झटक कर बगैर कुछ कहे पलट कर चल दिया। उस पर यही बेहतर लगा इसे। अनाबिया वो तेजी से बाहर आया था। इसे ढूंढते ढूंढते वड़फा के साथ कार के पास खड़ी थी। इसे अपनी जानिब आता देखकर मुड़कर अभी 2 कदम भी न चली थी कि पीछे से इसने दूधियाई नाजुक हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लिया। क्या? वो खासा झुंझलाते हुए पलटकर इसकी जानिब देखकर इस्तफसार करने लगी। राफा इन दोनों को उलझकर देखने लगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो बगैर कुछ कहे गले से आ लगा था इसके अचानक अमल पर। वो पहले तो हक्का बक्का हुई, फिर इसे खुद से दूर करने की कोशिशें करने लगी। ज़रून सब देख रहे हैं, क्यों अपना और मेरा तमाशा बना रहे हो? वो जितना खुद को आजाद कराने की सही करती इतना ही इसके खसार में खुद को जकड़ा पाती। ज़रून प्लीज, वो ताकत आजमाई करते करते थक चुकी थी, मगर मुकाबिल इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। वो हार मानने वाले अंदाज में हाथों को ढीला छोड़ते हुए इस सुनहरी गुड़िया की आंखों से मोती बन बनकर इसके कंधे और कोट पर गिर रहे थे। मैं नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। वो कतई अंदाज में बड़े बड़े लहजे में गोया हुआ। मैं दोस्त बनकर नहीं रह सकती तुम्हारी, वो अलानिया जताते हुए बोली। तो वाइफ बनकर रह लो,
मगर रहो सिर्फ मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। इसका सादगी से शादी का दिया प्रपोजल मुकाबिल के कान खड़े कर गया था। ऐसा मजाक नहीं करो मेरी फीलिंग्स के साथ, वरना यकीन जानो तुम बोलोगे ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, तुम बोलोगे तो फिर भी नहीं छोड़ूंगी, ढीठ बन जाऊंगी मैं। बुरहान सा मगर दम की अमेज लहजे में बोली, किस कमबख्त को चाह है तुमसे खुद को छुड़वाने की? अब तो चाह ही यही है कि बस तुम्हारा साथ, तुम साथ हो। इस खुबरू नौजवान के मोहब्बत से लबरेज जुमले सुनते ही हाथ असकुत ही इसकी कमर पर अपना हसार बांधने लगे। तो मैं इसे तुम्हारी जानब से प्रपोजल समझूं? वो लचकदार अंदाज में इसके सीने से लगी इस्तफसार करने लगी। बिल्कुल जनाब। वो मजीद इसके नाजुक सरापे को अपने हसार में जकड़ते हुए गोया हुआ। इसका जवाब दिल को बाग बाग कर गया था, मगर अगले ही लम्हे इसे राफा का ख्याल सताया। राफा? इसके मुंह से राफा का नाम सुनते ही जरून भी मानो ख्वासों में लौटा था। सॉरी राफा, मगर हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं अभी भी। जरून के इसे अपने हसार से आजाद करते ही वो पलटकर राफा को देखकर खासा शर्मसारी से माजरत तलब करने लगी थी, साथ साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। सॉरी यार। जरून भी लचकदार अंदाज में नीचे वाले होंठ को दांतों से चबाते हुए गोया हुआ। इट्स ओके, मुझे पहले ही महसूस हो गया था कि तुम दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ है, और रही दोस्ती की बात तो मेरी खुशकिस्मती, बस जरून को कोई इतराज ना हो। वो हंसा, शिकायती लहजे में मुस्कुराते हुए जवाबदा हुआ। इसका जवाब जरून को मजीद शर्मिंदा कर गया था, जिस पर वो झिझक मिटाने के लिए हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाने लगा। तुमने कराची की टिकट की है? वो कमरे में आकर बोली तो मुहिब असलाल मलक अपनी सेक्रेटरी से टिकट बुक करवाने की कह रहा था, जिसे सुनते ही वो खामोश न रह सकी। तो जिंदगी भर कैलिफोर्निया में रहने का इरादा है। वो कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद इसकी जानिब मुतवज्जा होकर एक आईब्रो उचकाकर बड़ी नरमी से इस्तफसार करने लगा। मैं वापस इस्तांबुल जाना चाहती हूँ। वो बड़ी संजीदगी से गोया हुई, मगर मैं वहां और नहीं रह सकता, मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। वो समझाने वाले अंदाज में जवाब पेश करने लगा। मुझे भी बहुत जरूरी काम है इस्तांबुल में। वो दोनों हाथ फोल्ड कर जताते हुए बोली। वो इसे समझाना चाहता था, मगर ये वक्त इसे बेहतर न लगा। ये लो, बाज औकात कुछ तोहफे बिगड़ी बात बनाने में आसानी कर देते हैं। वो अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर टेबल पर रखते हुए गंभीर लहजे में गोया हुआ। क्या सूरज आज मशरिक की जगह मगरिब से निकला है? वो यही सोच रही थी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो सितमगर ना सिर्फ इसे जवाब से मिलने की इजाजत दे रहा है, बल्कि माफी मांगने का तजवीज भी बयान कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जवाब से माफी मांगने के लिए इस्तांबुल जाना चाहती हूँ? वो बेसाख्ता ही खैरत से पूछ बैठी थी। जवाब देने की बजाय वो ऐसे मुस्कुराकर चल दिया जैसे मुकाबिल ने कोई बचकाना सवाल किया हो। क्या तुम मेरे साथ वापस इस्तांबुल नहीं जाने वाले? वो मुलाजमा को दो अलग सूटकेस बनाता देखकर तेजी से गार्डन में इसके पास आई थी। नहीं, मैंने बताया ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। एक पांव पर दूसरा पांव शहाना अंदाज में रखे वो चेयर पर बैठा हुआ था। मुकाबिल की जानिब देख नाहित संजीदगी से जवाबदा हुआ। ऐसा क्या काम है तुम्हें जो मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो? वो हासा ताज्जुब से इस्तफसार कर रही थी। मुहिब इसके लहजे में छुपी खफकी को इग्नोर नहीं कर सका था। छोड़कर कौन जा रहा है? मैं तो तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, मगर तुम तैयार नहीं हुई। अब मैं खामोशी से तुम्हें मनमानी करने दे रहा हूँ तो भी तुम्हें इतराज है। अजीब है यार। वो खूबरू नौजवान मुंह बसूर कर कहते हुए टेबल पर रखा कॉफी का मग उठाने लगा। नजमा ने नोट नहीं किया कि मुकाबिल कितनी सफाई से इसके किए अहम सवाल को गुल कर गया था कि हर कौन सा ऐसा काम है इसे जो वो छोड़कर जाने तक के लिए तैयार है। वो बगैर कुछ कहे वापस पलट आई थी। शहजीन को फीड करवाते वक्त न जाने क्यों दिल उदास हो रहा था। अजीब सा बारी बारीपन महसूस कर रही थी वो अपने दिल पर। सर काम हो गया। काले कपड़ों में मलबूस इस शख्स ने सेल काम से लगाकर बड़ी मसरत और फख्र बड़े लहजे में इतला दी। तुमने खुद चेक किया है? दूसरी जानिब से तेजी से सवाल किया गया। बिल्कुल सर, मेरे सामने। माजी वो इस्तांबुल पहुंची तो अपने घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर डॉक्टर हसन को अपना मुंतजिर पाया, जिन्हें देखते ही इसके गुस्से का पारा हाई हुआ। बेटा, वो इन्हें इग्नोर करके गुजर जाना चाहती थी, मगर सीढ़ियां इतनी बड़ी नहीं थी कि एक बंदे के बैठे हुए होने के बावजूद दूसरा बंदा गुजर सके।
इसलिए मजबूरन मुंह बसोड़ कर इनके सामने खड़ी हुई। पीछे इसकी मुलाजमा शहजीन को गोद में लिए हुए खड़ी थी। डॉक्टर अंकल, मुझे आपसे बिल्कुल कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप जाइए यहाँ से। बमुश्किल अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वो मुंह बगार कर बोली, बेटा तुम अचानक कहाँ चली गई थी? मैं 2 दिन से तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा हूँ। वो सीढ़ियों से खड़े होते हुए लचकदार अंदाज में गोया हुए इनके लहजे में फिक्र का अंसर नमाया था, जिसे वो चाहकर भी इग्नोर न कर सकी। क्यों क्यों कोई काम था आपको मुझसे? वो निरूठेपन से इस्तफसार करने लगी। हाँ, अरूसा की तबीयत बहुत खराब है, इसका बुखार नहीं उतर रहा, गुनूदगी में भी तुम्हारा नाम लेती है। प्लीज एक बार चलकर उससे मिल लो, इतनी बड़ी सजा न दो अपनी माँ को अपनी जिंदगी में खुशियों का इंतखाब करने की, वो भी वो इंतखाब जो तुम्हारी खातिर किया था। उन्होंने कभी कभार कुछ जुमले अपना लम्स जहन में नक्श कर देते हैं, ऐसा नक्श जो दिल की गहराइयों तक उतरे। माना वो सीधे होते हैं मगर इनका मफहूम दिल और दिमाग को हिलाकर रख देता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर डॉक्टर हसन के आखिरी जुमलों में मौजूद थी। वो इस कदर शर्मिंदा हुई कि इंतहा न रही। जिंदगी पर अपनी माँ को खुशियां देने की आरजू लिए वो फिरती रही, और आज जब इनकी हिस्से की खुशियां आज खुद इनके दामन में बढ़ आई तो वो दुश्मन बन बैठी थी। इन्हें बुरा भला कहने लगी। क्या खुशियां सिर्फ एक अच्छा खूबसूरत घर हो सकता है? एक आराम बड़ी जिंदगी हो सकती है? वो सोचने लगी थी, तफक्कर करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं। अगर इसे पूरी दुनिया की आसाइशें दे दी जाएं और सिर्फ मुहीब अजलाल मलक को जुदा कर दिया जाए तो क्या वो इन खुशियों को मुकम्मल तसव्वुर करेगी? नहीं, ये आसाइशें और चीजें जरूरतें हैं, मोहब्बत नहीं। हर इंसान को मोहब्बत की चाह होती है और ये चाह किसी उम्र की मुकीद नहीं। फिर इसने अपनी माँ के लिए कैसे मुकीद कर दी? आंखों में आंसू भर आए। कितनी गलत सोच रखती है वो। जब खुद पर रख कर सोचा तो मालूम हुआ खुद के लिए एक इंसान की चाह है जो सुख दुख का साथी रहे ताउम्र, मगर अपनी माँ के लिए सिर्फ और सिर्फ आसाइशों को खुशियों का नाम दे दिया। ये खुदगर्जी नहीं तो और क्या है? मुझे मोम के पास ले चलिए डॉक्टर अंकल, वो रोते हुए तड़प कर गोया हुई। इसका जवाब सुनते ही उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने अपार्टमेंट ले आए। मोम देखिए, मैं आई हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई तो अपनी वालदा को बेड पर बेसुस्त पड़ा पाया। इनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। करीब आकर बैठी और हाथ थामा तो लगा जैसे बच्ची पर हाथ रख दिया हो। वो देखने से ही शदीद बीमार मालूम हो रही थी। नजमा उनकी हालत देखकर मजीद शर्मसार हुई। इनके गाल पर नरमी से हाथ फेरते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोली, नजमा मेरी बच्ची। इसकी आवाज सुनते ही उन्होंने आंखें खोल ली थी। यकीनन वो मुंतजिर बैठी हुई थी। इनके जिस्म की तरह आवाज भी बहुत कमजोर लग रही थी।